कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स आपकी अपनी एकमात्र भरोसेमंद, विश्वसनीय, सटीक जानकारी देने वाली एसोसिएशन, जो कि कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी शिक्षक साथियों के कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से, निशर्त आपके लिए हमेशा से प्रयासरत रही है। आज मैं आप साथियों को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपने कास्ट संगठन के जो सचिव महोदय हैं माननीय नरेश धूल जी, एक बार उनको मीटिंग से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा सभी साथी। प्रवीण जी नमस्कार, भाई जी नमस्कार। लेट मी ऐड श्री नरेश धूल जी फर्स्ट। शमा मैम जी को मैं भेज देता हूँ कि नोटिफिकेशन इनवाइट कर दिया है। शमा एक बार आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा, एक बार आप ज्वाइन कीजिए प्लीज। शमा मैम आपके पास स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आया होगा, कृपया करके आप एक बार ज्वाइन कीजिए इस नोटिफिकेशन से। नरेश धूल जी, नरेश धूल जी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे अभी? प्रवीण सर आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके एक बार नरेश धूल जी को एक बार फोन करके बोल दीजिए, एक बार वो एफबी लाइव में जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ चुके हैं ना, मैं उनको ऐड कर सकता हूँ स्क्रीन पे, वो दिख जाएंगे मुझे। प्लीज एक बार नरेश धूल जी को फोन करके बोल दीजिए थोड़ा सा कि वो एक बार एफबी लाइव से जुड़ जाए। जो साथी एफबी लाइव से जुड़ते रहेंगे मैं उनको जी थैंक यू। शमा मैम आपके पास मैंने भी नोटिफिकेशन भेजा है एफबी लाइव से जुड़ने के लिए। प्लीज एक बार उस नोटिफिकेशन को चेक कीजिए आप, ताकि आप जुड़ सके एफबी लाइव से। वेरी गुड इवनिंग पूनम मैम, वेरी गुड इवनिंग। नेहा जिंदल जी उर्फ पेहवा से हैं अपने साथी। गिंदरपाल जी, गिंदर जी गुणपाल फतेहाबाद से, नमस्कार सर, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। प्रवीण जी हिसार से हैं शायद, आई नो। नमस्कार सर। सुखदेव ज्योति भाटिया जी, सुखदेव जी शायद जामने स्कूल में जींद जिले से हैं आप, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ नरेश धूल जी आ गए हैं, ऐड कर देता हूँ। This person was unable to join because of technical issue. नरेश जी कोई टेक्निकल इशू का मैसेज दिखा रहा है मुझे मुझे स्क्रीन पे, आपको मैं जोड़ नहीं पा रहा। दोबारा से आप एक बार मैसेज कीजिए। यस यस आई कैन सी यू नरेश सर, यू आर ऑन फेस। लेट मी एड यू फर्स्ट, इनवाइट। हाँ सर, नरेश जी एक बार चेक कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया ऐड होने का। लिंक शेयर कर दो नरेश सर को। सर नरेश जी के पास मैंने भेज दिया इनविटेशन एफबी लाइव पे जुड़ने का। बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत सारी शंकाएं दूर होने वाले साथियों की। हाँ नरेश जी एफबी लाइव आ चुके हैं, बट इस एफबी लाइव से जुड़ नहीं पा रहे। सर या तो आप रिक्वेस्ट भेजने की ट्राई करो एक बार नरेश डोल जी। मैं देख पा रहा हूं, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है।
और आपकी तरफ से अगर कोई एक रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, मैं उसको एक्सेप्ट करके आपको अगली लाइव से जोड़ सकूंगा। आप फिर से नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, जल्दी कीजिए। रीना चाहा जी हैं हिसार से, रवि तेवतिया जी, नरेश जू जी, प्लीज जल्दी कीजिए, अगली लाइव ज्यादा टाइम हो जाएगा ऐसे तो। आई डोंट रिसीव एनी नोटिफिकेशन। सर आप रिक्वेस्ट भेजने की ट्राई कीजिए एक बार। हाँ आ गया, ठीक है। नाउ आई एम एडिंग यू टू द एफबी लाइव। आई रिसीव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम योर साइड। यस, वेलकम नरेश जी। नमस्कार सभी साथियों को। नरेश जी स्क्रीन पे आप क्यों, आप एक बार कैमरा ऑन करने की ट्राई कीजिए नरेश जी। सर मुझे बिल्कुल मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमाल हो गई तो। क्या आप स्क्रीन पे हैं सर? जी सर, मैं स्क्रीन पर हूँ। ये क्या इशू आया आज? नहीं सर, साथियों से एक प्रार्थना करता हूं कि प्लीज एक बार कंफर्म कराएं। नरेश जी एफबी लाइव पे आप सभी को, ओके क्षमा मैम, ठीक है। यू बोथ आर विजिबल, दिख रहे हैं आप जी, आप दोनों ठीक है। बट आई एम अनेबल टू सी आवर सेक्रेटरी सर। चलिए नरेश जी एक बार आप अपने विचार रखें, फिर कुछ देर बाद मैं अपने रिलीव्ड साथियों के लिए विशेष तौर पे एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। नरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्लीज कंटिन्यू नरेश जी। हंसराज जी अब नहीं है, अच्छा। हाँ नरेश जी नहीं दिखाई दे रहे। शायद नरेश जी की तरफ से कुछ है तकनीकी समस्या, चलो कोई बात नहीं। जैसे ही सर जुड़ते हैं तो फिर हम उनको, अब नहीं शो हो रहे नरेश, शायद उनकी तरफ से कोई तकनीकी समस्या है। हाँ जी ठीक है, नमस्कार सुनील जी, नमस्कार सुरेंद्र जी, बिंदु शर्मा जी, प्रवीण गुज्जर जी, अंजू चौधरी जी, नमस्कार, प्रदीप अत्री जी। चलो ठीक है, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। जो रिलीव्ड साथी हैं उनके लिए सूचना, एक हिंट देता हूं। हिंट के बाद आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको क्या सूचना देने वाला हूँ। अंजू चौधरी जी कह रहे कि सर एक्सटेंशन की रिगार्डिंग कुछ करो, लेटर की डिमांड कर रहे हैं स्कूल में। नमस्कार सुनील जी, नमस्कार अनिल सर। अंजू चौधरी मैम, ये हमारी जरूरत है कि हमारे एक्सटेंशन के रिगार्डिंग लेटर मांगा जा रहा है। आज की एफबी लाइव में मैं ये चीजें रखूंगा, नरेश जी भी इस चीज को रखेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि नरेश जी अपने मुखमंडल से अगर इन बातों को आपके सामने रखते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर भी मैं आपको बताऊंगा इस एफबी लाइव में, चिंता ना करें। लेकिन फर्स्टली आई वांट टू शेयर सम पर्सनल एक्सपीरियंस विच वाज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम ओनली कास्ट संगठन, ओनली कास्ट एसोसिएशन। चलिए रिलीव्ड साथी सुनिए एक बार। नरेश जी आ चुके हैं, कंटिन्यू कीजिए नरेश जी। एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आ गए नरेश सर दोबारा से, आ गए नरेश जी दोबारा से।
ठीक है, करते हैं अब शुरुआत। रिलीव्ड साथियों, आपके लिए एक दुष्यंत कुमार जी की, जो बहुत जाने माने कवि रहे हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मैं कहता हूं, और इन पंक्तियों में आपके लिए एक हिंट छिपा हुआ है रिलीव्ड साथियों के लिए, कि कौन कहता है में सुराख, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उठा लो यारो। इन पंक्तियों से रिलीव्ड साथियों को जरूर कुछ ना कुछ वो अंदेशा आ गया होगा माइंड में कि इन पंक्तियों का आज के एफबी लाइव में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप साथियों का ज्यादा टाइम करते हुए अब मैं डायरेक्ट आप साथियों को बताना चाहता हूं, जिसको सुनने के बाद आपका टाइम काफी कुछ कम हो जाए। रिलीव्ड साथियों के लिए मैं काश एसोसिएशन की तरफ से जो सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए प्रयास किया गया, वहां से मैं शुरू से ही शुरुआत कर देता हूं एक बार। जून के महीने में मेरे पास कुछ रिलीव्ड साथियों का फोन आता है, मैसेज भी आते हैं पर्सनली, कि सर हम रिलीव्ड के लिए आप कुछ प्रयास कीजिए, हम आप पे भरोसा करते हैं, क्योंकि आपका संगठन और आपके जितने भी सारे सदस्य साथी हैं वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, सटीक तरीके से काम करते हैं, और रिजल्ट भी आप लेके दिखाते हैं। और इससे पहले हमारे लिए जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया, धोखा किया, की पैसे वगैरह। चलो मैं उस मुद्दे पे ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, वो एक अलग मुद्दा। जून के महीने में हमारे पास इन साथियों की तरफ से डिमांड की गई थी, और हमने उस डिमांड के अनुसार इन साथियों की कंप्लीट डाटाज को तैयार किया, फाइल तैयार करी, और उसके बाद 10 जुलाई को पहली बार मैं इन साथियों को चंडीगढ़ अपने साथ बुलाता हूं। इन साथियों की ज्वाइनिंग के लिए प्रयास पहली बार 10 जुलाई को मैंने किया। उसके बाद कुछ ऐसी घटना होती है कि मेरा भी मन इन साथियों के लिए काम करने से ऊब जाता है। और इसके अलावा, क्योंकि झूठ और धोखा, आप सभी साथी इस बात को स्वीकार करते होंगे, आपको व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई इंसान, चाहे वो आपका परिवार का ही सदस्य क्यों नहीं है, आपके ब्लड रिलेशन में क्यों नहीं है, तो आप उससे भी कन्नी काट लोगे, थोड़ा मतलब अपने आप को अलग कर लोगे। झूठ और धोखा वहां पे थोड़ा सा हुआ हमारे साथ। फिर हमने अपने आप को रिलीव्ड साथियों की ज्वाइनिंग का जो प्रयास था, उसे अपने पैर पीछे खिसका लिए, और मैंने भरी गूगल मीटिंग में और भरे अपने फाइटर ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जर्नल ग्रुप, 2 ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप पे। एक जर्नल ग्रुप जिसपे हमेशा एडमिन सेटिंग लगी रहती है, वहां पे हम सिर्फ सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा ग्रुप है हमारा प्रो ग्रुप। प्रो ग्रुप पे सिर्फ वो ग्रुप है जहाँ पे जिन साथियों ने 100 रुपए मासिक सहयोग राशि का, अंशदान का अपनी तरफ से संगठन के नाम दान किया, और उसके बाद फिर हमने उनको प्रो ग्रुप से जोड़ा, और वहाँ पे उनके लिए एडमिन सेटिंग ओपन की हुई है। वहाँ पे वो अपनी समस्याएं रख सकते हैं, क्वेरीज रख सकते हैं। तो उन ग्रुप्स में हमने मैसेज डाल दिया था कि भाई ये जो धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले लोग हैं, मैं इनको 2-3 महीने का समय दे रहा हूं। आप लोगों की रिलीव्ड साथियों की ज्वाइनिंग के लिए अब जैसे ये दिखावा करें, भाई ठीक है 2-3 महीने आप करो अब कोशिश। अगर आपसे नहीं हो पाएगा, फिर मैं दोबारा फिर से अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर काम करूंगा आप लोगों की रीएडजस्टमेंट के लिए। अगस्त में हम मुख्यमंत्री जी से मिल के आए थे इस बारे में। अपने हाथों से हमारे जींद जिले की जो प्रतिनिधि है माननीय मुकेश मैम, हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था राइट हैंड में, उसके बावजूद बारिश होते हुए भी, बारिश में उनका प्लास्टर भीग रहा था, उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इन रिलीव्ड साथियों की मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपा, बातचीत करी, और
उसके बाद फिर हमने, वो अंतिम प्रयास था अगस्त का। उसके बाद फिर नवंबर के महीने में हमने उन साथियों की तरफ से जब देखा कि कुछ काम नहीं हो पा रहा था, उसका कोई परिणाम नहीं दिख पा रहा था, तो फिर से हमने रिलीव्ड साथियों के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया नवंबर के महीने से, नवंबर के एंड में आकर के, नवंबर दिसंबर जनवरी का, और अभी ये मार्च आ चुका है। इस दौरान हमने रिलीव्ड साथियों का जो ग्रुप बना रखा है, उस रिलीव्ड के ग्रुप में हमने उन सभी सूचनाओं को शेयर किया। और शेयर करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने, जैसे मैं अभी फेसबुक लाइव ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने मुंह से कुछ भी कह दूं और आप लोग उसको सच मान लो, नहीं। काश संगठन बिना किसी लालच के हमेशा तथ्य पर आधारित बातें करता है, सबूत समेत बातें करता है, पक्की बात करता है, पूरी गारंटी के साथ बात करता है, और गुमराह नहीं करते हम, दिखावा नहीं करते, झूठ दुख धोखा हम नहीं देते। हमारा संगठन का एक एक प्रतिनिधि इसी सोच के साथ काम करता है। तो इन 3-4 महीनों के दौरान हमने जो जो प्रयास किए, उन प्रयासों का उन रिलीव्ड साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक एक तथ्य उनको समय समय पर उपलब्ध कराया गया है, गूगल मीटिंग भी लेके उनको बताया गया है। और आज का आप साथियों को बताना चाहता हूं कि अभी टाइम हुआ है लगभग 6:40। तो करीब 35-40 मिनट पहले मेरे पास डीएससी से फोन आता है। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर जरूर करूंगा कि नरेश दुल जी ने मैसेज किया, बजट आ चुका है। अच्छी बात है नरेश सर, प्लीज एक बार मीटिंग से जुड़ जाओ आप लाइव से, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजना नरेश जी। एफबी लाइव पे आप पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप बाकी साथी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी सबकी जो जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तब तक मैं रिलीव्ड साथियों के लिए कंटिन्यू करता हूँ। तो करीब 35-40 मिनट पहले मेरे पास जो फोन आता है डीएससी से, उसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो फोन आया मेरे पास, वो ना तो किसी क्लर्क का था, ना किसी पीएन का था, ना किसी असिस्टेंट का था, मतलब किसी छोटे मोटे पद से वो फोन नहीं आया था। बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही बड़े पद के जो अधिकारी हैं, उधर से फोन आया था, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो जो कहा, पहले एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूँ। देखो, कॉल रिकॉर्डिंग मैं वैसे भी नहीं करता, स्पेशली अगर कुछ मुझे लगे कि ये कॉल रिकॉर्ड करने वाली बात है तो बेशक से, वरना मैं कॉल रिकॉर्ड करता भी नहीं। सर ने सबसे पहले तो मेरे से सवाल पूछा, क्योंकि देखो भाई, आप जैसे साथियों को पता है, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स में ड्यूटी लगी हुई है मेरी, मैं डीएससी नहीं जा सकता, और मैं ही नहीं, अपना प्रवीण जी ने लिखा एजुकेशन डायरेक्टर। सर मैं पद का नाम नहीं यहाँ पे बताना चाहता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद है, बहुत बड़ा जिम्मेदार पद है। उसका अधिकारी का नाम बताना या पद का जिक्र करना वो अनुचित होगा। लेकिन क्योंकि आप साथियों को ट्रस्ट है, इसीलिए उस ट्रस्ट के बेस पे आप लोगों को मैं काफी कुछ नजदीक बता देता हूँ, इशारों इशारों में। आप, अच्छा हाँ नरेश जी, आप आ चुका नोटिफिकेशन, आई एम एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट। देखिए नरेश जी, एक बार जुड़ चुके हैं क्या आप? मैंने आपको ऐड किया है, अभी आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी एफबी लाइव से जुड़ने के लिए। प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई साहब, हम डिस्ट्रिक्ट पे ट्रांसफर के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताना। सर आप ग्रुप से नियमित रूप से जुड़े हुए नहीं है शायद, लेकिन फिर भी ये बातें हम रखेंगे एफबी लाइव में। प्लीज एक बार रिलीव्ड साथी वाला मुद्दा एक बार मैं क्लियर कर दूं। नरेश जी जुड़ चुके हैं। तो डीएससी से जो फोन आता है, उन्होंने पूछा, कालीरमन जी क्या आप अभी भी संगठन के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि मार्च में तो मैं वैसे नहीं जा पाया, भिवानी बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड एग्जाम्स में चले उनमें मेरी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए मैं चंडीगढ़ डीएससी नहीं जा सकता। इसका मैसेज मैंने ग्रुप्स पे भी शेयर किया था। और उससे पहले करीब 1.5-2 महीना, कभी मैं बीमार, कभी बच्चे बीमार, तो कभी परिवार का कोई ना कोई अन्य सदस्य बीमार, इसलिए मैं 1.5-2 महीना वहां फंसा रहा, उलझा, मैं इसी नहीं जा पाया। तो 1.5-2 महीने सेंस रही है डीएससी की तरफ से विजिट्स की, इसीलिए कंफर्म करा कि आर यू स्टिल
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कास्ट संगठन, ये बात कास्ट एसोसिएशन, ये बात सर ने पहले कंफर्म कराई। और मैंने कहा कि ये सर अभी बोर्ड एग्जाम्स और कुछ पर्सनल इश्यूज के चलते मैं चंडीगढ़ नहीं आ पाया, डीएससी नहीं आ पाया, लेकिन एक संगठन के प्रतिनिधि के तौर पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो सर ने उसके बाद रिलीव्ड साथियों की डिटेल मांग ली मेरे से। हालांकि हमने लेटर के थ्रू, जो हमारी विजिट्स हुई उन लेटर्स के थ्रू आप सभी साथियों की कंप्लीट डाटाज को उधर भेजा जरूर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल का कास्ट एसोसिएशन की तरफ से जो प्रयास किया गया था उसके बारे में अपने रिलीव्ड साथी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सूचना भेज रखी है। उनका असर जरूर उसकी बदौलत रिलीव्ड साथियों की रीएडजस्टमेंट के लिए डीएससी अब तैयार हो चुकी है। हमारे साथी दोबारा से जॉब पे आने वाले हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे भाई बहन जो करीब 1 साल और 5 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल ही हो चुका, इतने दिन की एक लंबी बेरोजगारी और कई महीनों तक बेचारों ने धक्के खाए हैं, उसके बाद इन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। इन साथियों की रीएडजस्टमेंट का सपना इनको बिल्कुल अंधकार में लग रहा था, लेकिन आज इस एफबी लाइव के माध्यम से मैं उन समस्त रिलेटेड साथियों को यह सूचना दे रहा हूं कि आप लोगों की एडजस्टमेंट दोबारा से बहुत जल्द होने वाली है, शायद अप्रैल तक हो जाए, अप्रैल एंड तक। कुछ नेगेटिव लोग आते हैं, ग्रुप से जुड़ जाते हैं जैसे तैसे करके, वो ग्रुप में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आपने हमारी मदद नहीं की, और उसके बावजूद फिर हम उन जिस भरे ग्रुप में वो हमारी प्रयासों की इंसल्ट कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, और फिर उनकी मदद की जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, उन सभी एविडेंसेस को जब हम ग्रुप पे भेजते हैं तो उनकी फिर बोलती अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि एकमात्र धन गौरव होता है हमें इस बात को कहते हुए बार बार, एकमात्र ऐसा संगठन जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी शर्त के और बिना किसी लालच के आप सभी साथियों के लिए मजबूती से काम करता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई डाले, हम अपना प्रयास कभी भी कम नहीं होने देंगे। आप लोग साथ दो या ना दो, आप लोग कितने ही संगठन के ऊपर आरोप लगाओ, लेकिन ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो अपने पीछे ये कभी नहीं देखता कि आपके पीछे कोई भीड़ है या नहीं। नहीं, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को, हम सिर्फ अपने फर्ज को, अपने दायित्व को देखते हैं कि हमारा क्या फर्ज है, इंसानियत के नाते हम क्या कुछ कर सकते हैं। जितना ज्ञान, जितना अनुभव और जितनी मानसिकता संगठन के प्रत्येक प्रतिनिधि के पास है, उसके बेस पे हम आप सभी काम करते आए हैं, करते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इन कमेंट्स के साथ साथ मैं यहाँ पे बिल्कुल खुले तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी साथी के पास आज या भविष्य में भी कभी भी किसी मेरे प्रति या संगठन के किसी भी प्रतिनिधि के प्रति अगर आपके पास कोई भी ऐसा तथ्य है, सबूत है कि आपको धोखा दिया, बोला, मदद नहीं करी, सहयोग नहीं की, तो आप एफबी लाइव पे भी कमेंट कर सकते हो, अपना सबूत तथ्य भी रख सकते हो, और आपका वेलकम है। आपके संगठन पर कभी शंका नहीं थी सर, बिंदु शर्मा जी का कहना है।
अच्छा लगता है बिंदु मैम। देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो सच है, आप सभी सच को स्वीकार भी करो, और सच को आप खुले मंच पे भी रखो। कुछ साथी ये सोचते हैं कि भाई हम क्यों बुरा बने। मान लो मैंने ही आप में से किसी साथी को धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, गुमराह कर दिया, तो हो सकता है वो साथी ये सोचे कि भाई मैं क्यों बुराई लूं, काले रमन जी की या किसी भी नेता के खिलाफ बोलने की मैं क्यों हिम्मत करूं, मैं क्यों बुराई लूं बेकार में। और चलिए, भविष्य में भी आप सभी साथी वेलकम है। अगर कोई कमी आपको नजर आती है तो आपका वेलकम है, हम कमी को स्वीकारेंगे, करेंगे, दूर करेंगे। क्योंकि मेरी सोच ये है कि संगठन का काम कर रहे हैं हम, या अपना व्यक्तिगत कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई कमी निकालता है तो वो हमारा शत्रु नहीं, वो हमारा शुभ चिंतक है। क्योंकि इंसान को खुद की कमी का नहीं पता होता कि वो क्या कमी कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, और एक अच्छा शुभ चिंतक ही हमारी कमी को हमें बताता है, फिर हम उस कमी को सीखते हैं, दूर करते हैं। तो आपका वेलकम है, आप प्लीज हमारी कमियों को खुले तौर पर सामने रखें। नरेश जी, एक बार प्लीज आप साथियों को कुछ सूचनाएं उपलब्ध करवाने वाले थे, एक बार अपनी बातें रखें। सभी सभी साथियों को नमस्कार। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? कमेंट करके बताएं प्लीज। हाँ, तो सभी साथियों को काश टीम की ओर से नमस्कार, शुभ संध्या। और जैसा कि आप सभी को इतने लंबे अरसे से जिस चीज का इंतजार था, उसकी खुशी देने के लिए मुझे पता तो पहले ही चल गया था। आज थोड़ा सा एक साथी की कॉल आई थी मेरे पास कि सर आज बजट आ सकता है। तो मैंने उसको थोड़ा अपने मन में ही रखा। आशंका तो पहले भी थी आने की कि आ सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था उस चीज को लेकर, क्योंकि देखो झूठी इंफॉर्मेशन देना या फिर बार बार एक ही बात को कहना भी आ सकता है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने वो थोड़ी सी जो खुशी कह लीजिए अपनी बात है वो मैंने सामने नहीं रखी। लेकिन आज जब तथ्य हमारे सामने है, एक प्रूफ हमारे सामने है, तो आज मैं आपके सामने वो मैंने प्रूफ भेज भी दिया है। ये अभी मेरे पास आया था जस्ट अभी ही, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी इस चीज की कि आज आ जाएगा। ये कंफर्मेशन थी लगभग इस वीक में कभी भी आ सकता था, तो फिर बट मैंने ये शेयर नहीं की। क्या अब आवाज आ रही है सभी को? नरेश जी, मेरे पास तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन साथी जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर शायद नरेश, उनका आप सर है अलग ना, अलग एक साथियों बार अपना मेरा जो माइक है वो ऑन करें सर। शायद मेरा माइक ऑफ है शायद। अगर ऑफ होता तो मुझे भी नहीं सुनता सर। हाँ, लेकिन ये भी आप हो मुझे सकता है, स्क्रीन ये पे, भी है। आप तो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे सर। एक पहली बार ऐसा, वैसे सर पहले ये रेखा मैम हमें जुड़े इश्यू थे। आएगा, अब हम आपको और मुझे दोनों को आएगा। सर एक मिनट, मैं एक बफरिंग हो रही है, प्रवीण जी का कहना। हम्म। हाँ जी, क्या आवाज नहीं आ रही नरेश जी अब आपकी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं आ रही। दीपक सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मुझे बिल्कुल अब बिल्कुल क्लियर आ रही, पहले भी क्लियर आ रही थी, लेकिन ये जो साथी हैं ये कह रहे हैं सर, नो सर यू आर नॉट, यू आर ऑडिबल, वॉइस क्लियर नहीं है, बफरिंग बता रहे हैं सर। मेरे पास बिल्कुल क्लियर बफरिंग है।
मेरे पास बिल्कुल साफ है। चलिए सर, मेरे को दो ही बात बोलनी थी। एक तो जो हमारी बजट के रिगार्डिंग तो हमारी प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो ही गई है। सभी को लगभग 5-5 6-6 महीने की सैलरी मिल जाएगी इसमें। और रही बात ये एक्सटेंशन वाली, इसके रिगार्डिंग भी चलिए मतलब अभी जो सूचना है वो अभी पेंडिंग में है। किसी का कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है अभी तक तो, लेकिन जल्द ही शायद हमें खुशखबरी देखने को मिल सकती है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें। ओके, झज्जर जिले से दीपक सर का कहना है कि सर सभी की आवाज साफ आ रही है, आप कंटिन्यू करते रहिए। जी जी सर, देखिए एक्सटेंशन के रिगार्डिंग तो सीधी सी एक बात है कि जब तक डीएससी पर थोड़ा सा प्रेशर नहीं पड़ेगा वो तब तक थोड़ा सा काम में मतलब फुर्ती नहीं दिखाएंगे। तो हमें उसके रिगार्डिंग जो हमने थोड़ी सी प्लानिंग बनानी होगी, या जो हम पहले से करते आए हैं उस प्लानिंग पर काम करना होगा। उसके बाद जो हमारा प्रयास रहेगा आगे, वो लीवर साथियों का के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि उनके एडजस्टमेंट के लिए जो बात है वो चल पड़ी है, यानी कि फाइल वो चल गई है। और दूसरी बात है कि अभी जो सीटें हैं, पहले कह रहे थे कि सीटें ही नहीं है, सीटें ही नहीं है, लेकिन अब जो अभी प्रेफरेंस भरवाने के लिए खुली हैं सीटें, 165 सीटें हैं। शायद इतने साथी नहीं है संस्कृत के, तो मेरे हिसाब से सभी साथियों का रीएडजस्टमेंट हो जाएगी। तो आप सभी को एडवांस में बधाइयां। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी जो जो काम है या आपकी एडजस्टमेंट है वो जल्द से जल्द हो जाए। और अदर जो साथी हैं जो उसका कोई एक दो प्रूफ मैं भेज दूंगा कि एक एरर आ रहा है साइट में, वो टेक्निकल इशू हो सकता है। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आज मैं बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसका कारण ये था कि आज 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम था, और उसमें ना बच्चों की स्ट्रेंथ जो थी मेरे पास बहुत ज्यादा थी। मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास 5:45 पर फ्री हुआ हूँ। तो उस दौरान मैं भी लाइव लेने में भी थोड़ा सा इशू, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, आने में मुझे टाइम लग गया। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि आपका एक्सटेंशन भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हम वो प्रयास करने के लिए तैयार हैं और करने वाले हैं जल्द ही। थोड़ा सा मुझे ये इशू है, देखो मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ मुझे क्या इशू है कि मेरे बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगी हुई है और मैं 29 मार्च के बाद ही फ्री हो पाऊंगा। और दीपक सर भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक वो भी फ्री नहीं हो पाएंगे, आपको सबको पता ही है। जैसे भी जो भी चीजें होंगी, जो भी स्टेबिलिटी बनेगी, हम जल्द से कोई ना कोई प्लानिंग करके एक्सटेंशन के रिगार्डिंग भी जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। क्योंकि 30 मार्च का संडे है, 31 की फिर छुट्टी है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, 1 अप्रैल पर बात आ जाती है। कुछ डीडीओ ये बोलेंगे कि हम साइन नहीं करवाएंगे, डोंट वरी, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सटेंशन कोशिश है कि 31 मार्च से पहले ही हो जाए, और शायद जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग भी। तो यही चीजें थी। एक ट्रांसफर को लेकर बड़ा असमंजस सा क्रिएट कर रहे हैं बहुत से साथी। ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन होगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे। अरे आप ये खुद देखो कि आप 3400 कुछ कैंडिडेट को और एच किरण के थ्रू ये अपॉइंट करने वाले हैं। तो खुद देखिए, जब ये एच किरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको कहाँ डर है। अभी जो लिव्ड साथी बैठे हैं उनके लिए भी रीएडजस्टमेंट के लिए भी हम जो काम है वो चल पड़ा है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको वैसे ही पैनिक होना है तो वो आप हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जो आपका इशू है ट्रांसफर को लेकर वो ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है, शायद ट्रांसफर ना हो पाए। शायद उसका कारण क्या है
कि अभी जो प्रमोशंस हैं उन पे अभी डिपार्टमेंट काम करने लग रहा है। प्रमोशंस के बाद ही डिपार्टमेंट क्या करेगा, ट्रांसफर ड्राइव को ओपन करेगा। जब ट्रांसफर ड्राइव ओपन होगी तो उसमें सभी जो स्कूल्स हैं, चाहे हम हैं चाहे गेस्ट हैं, वो सभी ओपन किए जाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन हमें उससे पहले अपना थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि जो ट्रांसफर ड्राइव में हमें हमारा ऑप्शन बेसिक से खोल दिया जाए या हमारा स्कूल के लिए प्रेफरेंस भरवा ली जाए, लेकिन हमें रिलीव ना किया जाए जैसे एसएसटी वाले साथियों के साथ किया गया था। तो अब कुछ एक ट्रांसफर जो हमारा एचकेआरएन का है, ट्रांसफर को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरी फैमिली आईडी से रिलेटेड एक इशू है कि मैंने फैमिली आईडी अलग करवा ली है। और कुछ साथी कह रहे हैं कि क्या मेरी एसएसटी की पोस्ट 0 है सर, क्या मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई करूं? भाई जिनकी 0 है ना, वो तो जरूर करें, श्योर करें, चाहे आप होम डिस्ट्रिक्ट में हैं चाहे कहीं भी हैं। उसके बाद आप ट्रांसफर में ना आपकी अपनी न्यू आईडी भर लेना। कोई भी साथी अगर जिसकी भी चेंज हो चुकी है आईडी, फैमिली आईडी, वो अपनी न्यू आईडी भर लेना। उसके बाद आपके फैमिली मेंबर में से खुद को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओटीपी आप एंटर करोगे तो एंटर करते ही आपके सामने जो आपकी डिटेल है, पिछली फैमिली आईडी, जो आपके एचकेआरएन पोर्टल पर जो डिटेल है वो फैमिली आईडी आ जाएगी आपकी पिछली, आपका स्कूल आ जाएगा, आपकी पोस्ट आ जाएगी और आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब उसमें आपको अपना जो है अपना एक वो है बॉक्स है, वो आप क्लिक कर देना और जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। और आप सभी के लिए मैं बता देता हूं कि शायद नरेश जी का अचानक से एफबी लाइव अभी अचानक से एंड हो गया सेशन उनकी तरफ से, तो मैं उनकी बात को कंटिन्यू कर देता हूँ। प्रतीक जी कह रहे हैं सर सभी जगह 0 ही तो है। नहीं नहीं सर, सभी जगह 0 नहीं है एमआईएस पे एसएसटी वाली साथियों की। एक बार कंफर्म कराएं प्लीज, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? कमेंट करें प्लीज एक बार। एम आई ऑडिबल? कमेंट कीजिए प्लीज, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है प्रतीक जी, ओके। मोस्टली हैं सर। नहीं जी निशा यादव मैम, ऐसा भी नहीं है, मोस्टली भी नहीं है एमआईएस पे 0। 310 हैं, 310 एसएसटी वाले साथी एमआईएस पोर्टल पे 0 पोस्ट के अंडर अभी फंसे हुए बेचारे। और इस बात का एक एक एसएसटी साथी गवाह है जो फाइटर टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि 8 अगस्त को जैसे ही इन साथियों की एमआईएस पोर्टल पे, तो हमने तुरंत एक्शन लेते हुए वो सटीक कार्यवाही को अंजाम देने का श्रेय या गौरव प्राप्त किया, जिसकी वजह से इन सभी साथियों की ज्वाइनिंग कंटिन्यू रही। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही नहीं, बल्कि वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि भी कास एसोसिएशन को भरपूर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमारी हर डिमांड को वो पूरा करते हैं। अभी तक तो कास एसोसिएशन के ऊपर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा कि जो काम का जिम्मा कास एसोसिएशन ने उठाया और वो पूरा ना कर पाया। इसके लिए सरकार के प्रतिनिधि और विभाग के सभी प्रतिनिधियों को कास एसोसिएशन ही नहीं अपितु
समस्त एचकेआरएन के साथियों की तरफ से बार बार अभिनंदन और नमन किया जाता है। फिलहाल अभी जो साथी जैसे अभी कमेंट्स कर रहे हैं एमआईएस पोर्टल पे, जीरो होने का कारण सर हमें खतरा है क्या? हाँ, एक देखो एक और कमेंट आ गया। सर देखो, ग्रुप पे कितनी बार बताया जा चुका है कि अब ये खतरा नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 प्लस 31 मार्च 2025 आपको ये दो अलग अलग दिन डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों उपलब्ध कराए गए? क्योंकि डिपार्टमेंट के अधिकारियों का नजरिया ये था कि 31 दिसंबर 2024 को काफी कुछ एसएसटी के टीचर हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ 31 मार्च 2025 को भी काफी कुछ एसएसटी के टीचर रिटायर हो जाएंगे। औरों का तो मुझे नहीं पता, अभी मेरे स्कूल में तो एसएसटी के टीचर रिटायर होने वाले हैं अभी। जब वो टीचर रिटायर होंगे तो वो सीट खाली छोड़ गए एसएसटी की, वो किसके काम आएगी? इन्हीं साथियों के तो काम आएगी। आप जो एमआईएस पोर्टल पे जीरो शो हो रही है आपकी पोस्ट, आपके ही तो काम आएगी, और तभी तो आप साथियों को डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है। अदरवाइज आप एक बात मुझे आप ये जो लोग कमेंट करें ना इस तरह के कि एमआईएस पोर्टल पे जीरो है, हमारी तो जॉब चली जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल, उसके बदले में आप सभी साथियों के सभी सवाल, हजारों सवाल मुझे स्वीकार है, मैं उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। आप साथियों की पोस्ट 8 अगस्त 2024 को एमआईएस पोर्टल पे जीरो हो गई थी, तो आप आज तक कंटिन्यू क्यों हैं? क्या सरकार को यह नहीं पता कि आपकी एमआईएस पोर्टल पे जीरो है पोस्ट? क्या डिपार्टमेंट को यह बात नहीं पता कि आपकी पोस्ट एमआईएस पोर्टल पे जीरो है? अच्छा, अभी यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 3 साथी, कुल मिलाकर के 3 साथी पूरे हरियाणा में, मैं उनका नाम यहाँ पे लेना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा में 3 सोशल साइंस टीचर्स को उनके डीडीओ ने एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भेजने से मना कर दिया। 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर 2024 के बाद वो साथी इधर उधर धक्के खा रहे हैं, और संगठन के दिए हुए निर्देशानुसार उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उनको अभी तक कोई परिणाम भी नहीं मिला। उनका नाम बता देता हूं मैं एक बार। जगसीर जी हैं कैथल जिले से, गुहला ब्लॉक में उनकी पोस्टिंग है। संदीप जी हैं दादरी से, और इसके अलावा राजबीर कौर मैम है करनाल से। इन 3 साथियों के सिवाय बाकी पूरे हरियाणा में एक भी एसएसटी का टीचर घर नहीं बैठा, बेशक से उसकी एमआईएस पोर्टल पे सीट जीरो है। और वो जॉब पे क्यों है, उसको एक्सटेंशन अभी भी क्यों मिला है? और कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम 100 साथी ऐसे थे जिनके डीडीओ साफ साफ मना कर रहे थे कि भाई आपकी एमआईएस पोर्टल पे जीरो है, आपका एक्सटेंशन हम नहीं करेंगे। डीएससी से लेटर लेके आओ, और उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए कि XYZ इस टीचर का एक्सटेंशन किया जाए, तभी एक्सटेंशन करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी उन 100 प्लस एसएसटी टीचर्स ने कास्ट एसोसिएशन के पास अपनी समस्या रखी, और उनकी समस्या का निवारण कास्ट एसोसिएशन की तरफ से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के सहयोग से मदद से करवाया गया। आगे भी होगा कंटिन्यू। जैसा अभी नरेश जुल जी ने कहा कि आप सभी साथियों का एक्सटेंशन अवश्य होगा। चलो मान लेते हैं कि 31 मार्च तक 50 या 100 एसएसटी के ऐसे टीचर अभी भी बच जाते हैं जिनका डीडीओ एक्सटेंशन नहीं करता, रिक्वेस्ट नहीं भेजता। वो लोग घबराए हुए हैं, हड़बड़ाहट में, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है उनको। मान लो मैं खुद एसएसटी हूं तो मुझे भी होगी, लेकिन क्या आपको एसोसिएशन और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के ऊपर इतना यकीन नहीं है?
कि आपके एसोसिएशन के प्रतिनिधि आपकी भावनाओं को, आपकी जरूरतों को, आपकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझते हैं। तो आप इस बात को देखो, अभी तो एफबी लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को भी आप सभी साथी 1000 बार अपने यूट्यूब चैनल, जो कास्ट एसोसिएशन का यूट्यूब चैनल है, वहां पे इसको अपलोड किया जाएगा। एफबी लाइव को भी आप बार बार रिपीट करके आप देख सकोगे। रिकॉर्डिंग को आप बार बार रिपीट करके देख लेना। मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से आप सभी साथियों को ये यकीन दिलाता हूं कि अगर 31 मार्च 2025 तक भी आपका डीडीओ, अगर आपका एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, तो भी अप्रैल के महीने में आप साथियों का एक्सटेंशन अवश्य कराया जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। अब वो कैसे होगा, कब करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है भाई। आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने, ठीक है? तो एसएसटी वाले साथी या किसी भी इस विषय के साथी हैं, अपने एक्सटेंशन की चिंता को आप छोड़ दीजिए। वो आपकी चिंता नहीं, वो हमारी चिंता है, वो आपकी अपनी एसोसिएशन की चिंता है। अब बात आती है, कुछ साथी ट्रांसफर वाली बात कर रहे हैं। भाई आप अपने गृह जिले में आप पोस्टिंग लिए हुए हो, और आपके ब्लॉक में भी होने के बावजूद या ब्लॉक दूसरे मिलने के बावजूद आपको 80, 90, 100 या 150 किलोमीटर तक आपको विजिट डेली अप डाउन करना पड़ता है। आपको प्रॉब्लम आई हुई है, इश्यू आए हुए हैं, तो वही आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक, आप अभी ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को सभी सबमिट करवा सकते हैं। अभी मैं एक मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, एक साथी ने कमेंट किया है, सर मेरी पोस्टिंग रतिया है, 60 किलोमीटर दूर है, क्या मुझे ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना ठीक है? अगर करूँ तो क्या मुझे कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा क्या? प्लीज उचित मार्गदर्शन करें। भाई आप ग्रुप से दूर क्यों रहते हो? मुझे तो पहले तो ये समझ में नहीं आता। पिछले हफ्ते मैंने ग्रुप पे साफ स्पष्ट शब्दों में मैसेज भेजा था कि भाई आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी साथी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो अपने गृह जिले में है या नहीं है। लेकिन एक बात की श्योरिटी है, ट्रांसफर सिर्फ उसकी होगी जो अपने गृह जिले से दूर है, किसी अन्य जिले में जॉब कर रहा है। अगर उसके जिले में सीट खाली है तो उसको उसके जिले में ट्रांसफर मिल जाएगी, 100% मिलेगी। लेकिन गृह जिले में होने के बावजूद भी आपको दूर के ब्लॉक में आपको जाना पड़ रहा है, तो जैसे कि हम डिपार्टमेंट के पास अपनी इस मांग को रखे भी हुए हैं कि ब्लॉक लेवल पे भी ट्रांसफर की जाए। आप अप्लाई तो करो, क्योंकि डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर करेगा, क्या पता तब तक हमारी बात को उठाने के बाद वो आपकी ब्लॉक लेवल की ट्रांसफर को एक्सेप्ट भी कर ले। कर दो ट्रांसफर आप अप्लाई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना भाई, यहाँ पे मैं चेतावनी दे रहा हूँ ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने वाले उन सभी साथियों के पास, जैसे ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो आपकी ब्लॉक लेवल पे भी ट्रांसफर है, वो हो जाती है, तो उसके लिए आपके पास आपको क्या सूचना मिलेगी? आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, एचकेआरएन की तरफ से आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा। उस एसएमएस में आपको जो नया स्कूल ट्रांसफर के लिए मिला है वो आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपको ये स्कूल मिला है, ये ब्लॉक है, और आपकी डीडीओ की डिटेल्स उसमें आपको शो होंगी। अगर आप उस ट्रांसफर को यस, दो ऑप्शन होंगे, कंसेंट मांगी जाएगी आपसे, क्या आप इस ट्रांसफर को स्वीकार करते हैं और आप नए स्कूल में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको यस करके सबमिट कर देना, तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया, आपका वर्तमान स्कूल अगर 60 किलोमीटर दूर है और ट्रांसफर के बाद आपको जो नया स्कूल प्रोवाइड करवाया जाता है, हो सकता है वो स्कूल 80 किलोमीटर दूर हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है? पैनिक नहीं करना, वहां पे नो पे आप जाइए, क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपकी ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगी, ट्रांसफर रिक्वेस्ट, और आप अपना कंटिन्यू रखें जहां पे आप वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। और यही बातें आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत बार समझाई गई है। चेतावनी किस चीज की है, वो चेतावनी सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया, मेरा वर्तमान जो पोस्टिंग प्लेस है वो मेरे गृह स्थल से 32 किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस। एक साथी ने मैसेज किया, अभी रेगुलर टीचर ट्रांसफर से हम इफेक्ट होंगे क्या? यस मैम, मैं डेफिनेटली इसी पॉइंट पे तो आ रहा हूँ अभी। अंजू चौधरी मैम,
प्रमोद जी ने पूछा है, भाई साहब ट्रांसफर की संभावना कब तक है? ट्रांसफर किसकी भाई, आपकी या रेगुलर टीचर्स की? एक बार ये भी मैसेज टाइप कर दीजिए प्लीज प्रमोद जी। तब तक मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जो अंजू चौधरी मैम पूछ रहे हैं, और मैं उसी पॉइंट पे अभी आ भी रहा था। चेतावनी इसी चीज की है, मान लो मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देता हूँ और मुझे 32 किलोमीटर स्टेशन से ट्रांसफर होकर के 2 किलोमीटर दूर स्टेशन मुझे अलॉट करा दिया गया ज्वाइनिंग के लिए। मैंने वहां पे ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन एक बात मुझे ही नहीं, आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। मेरी 2 किलोमीटर वाले स्कूल में ट्रांसफर क्यों हुई? क्योंकि वहां सीट खाली थी, और वो जो सीट खाली है डीएससी की तरफ से पूरे हरियाणा के समस्त सरकारी स्कूलों के डीडीओज को ये जो आदेश दिया गया था कि आपके स्कूल में जिस भी विषय की सीट खाली है, पद रिक्त है, उसकी डिटेल हमें भेजें। क्यों मांगा था ये उन्होंने लेटर जारी करके ये डाटा? क्योंकि रेगुलर टीचर की ट्रांसफर का काम अभी पेंडिंग चल रहा है, तो वो सीट खाली परमानेंट टीचर के लिए भी है। लेकिन वर्तमान समय के डाटा के अनुसार डीएससी के पास एचकेआरएन कर्मचारियों का एक एक कर्मचारी का डाटा है कि भाई फलाने स्कूल में एचकेआरएन का कर्मचारी कार्यरत है। बेशक से एमआईएस पोर्टल पे एचकेआरएन वाले टीचर की सीट को एट प्रेजेंट वो वहां पे वेकेंट दिखा रहा है, लेकिन संगठन की तरफ से उठाए हुए प्रयासों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से प्राप्त सहयोग के अनुसार एचकेआरएन के उन सभी कर्मचारियों को वो लाभ मिल सकता है, और मिलने की प्रबल संभावना भी है कि उनके स्थान पे परमानेंट टीचर ना जाए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस संदर्भ में संगठन ने दिखावे वाले काम नहीं किए, बल्कि असरदार तरीके से परिणाम, सकारात्मक परिणाम लाने वाले कार्य किए हुए हैं, और वो कार्य अभी भी जारी हैं, ताकि हमारी रिलीविंग का खतरा हमें ना झेलना पड़े। वो रिलीविंग मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रांसफर वाला भी मुद्दा आपको अब मैंने क्लियर बता दिया कि रिस्क है। आपके करंट पोस्टिंग प्लेस पे तो शायद आप बच जाओगे, लेकिन नए स्थान पे अगर आप जाते हो तो वहां पे थोड़ा रिस्क रहेगा आपके लिए, क्योंकि तब तक डाटा क्या पता अपडेट हो या ना हो, और तब तक क्या पता डिपार्टमेंट रेगुलर टीचर्स की ट्रांसफर कर दे। ऐसे में आपकी जॉब को खतरा आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इतने तो आप भी समझदार होगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं हो पाती है तो आप कमेंट कीजिएगा। एफबी लाइव के बाद भी आप कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट को हम पढ़ेंगे और जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। इट्स ओके। तो बजट की बारे में नरेश जुल जी ने बता दिया कि आपकी पूरे हरियाणा की लगभग 5 से 6 महीने की सैलरी पक्का 100% आने वाली है। आपका बजट जारी हो चुका है, लेटर सर ने जारी कर दिया है। एक दीपक जी हैं दादरी से, उन्होंने एक कमेंट किया है कि दीपक सर जो पहले सामाजिक विज्ञान के टीचर लगाए हुए हैं उनकी जगह पे इंग्लिश टीचर आए हुए हैं, क्या उनके लिए कुछ संभव है? सर आप एक तो ये बात सोचो कि एसएसटी का टीचर हमारी पोस्ट जो है वो इंग्लिश वाला कैसे ले सकता है? वो तो इंग्लिश की पोस्ट पे आया है। आपका एसएसटी का पद अलग था, इंग्लिश का पद अलग है। अच्छा, दूसरी बात, आपके ऑफर लेटर पे साफ साफ ये लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी पैरा टीचिंग एसोसिएट टीचर। आप एसोसिएट टीचर हैं, और एसोसिएट टीचर की जो डिटेल्स हैं वो डीएससी ने डिमांड कर रही थी, एचकेआरएन को भेजी थी, उसके बेस पे हमें ज्वाइनिंग मिली, और वो ज्वाइनिंग आज भी कंटिन्यू है। लेकिन आप लोग और आपके डीडीओ क्या सोचते हैं भाई, एमआईएस पोर्टल का एचकेआरएन के कर्मचारियों से कहीं पे भी कोई वास्ता नहीं है। इस बात को क्यों नहीं आप लोग समझ पा रहे? क्या कभी संगठन ने इस बात को रखा है
कि भाई आपका एच के वाले कर्मचारियों का एमआईएस पोर्टल से कोई लेना देना है? नहीं है, फिलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं है, चाहे वहां पे 10 पोस्ट है, चाहे वहां पे 0 पोस्ट है, क्योंकि हम एसोसिएट टीचर हैं। वी आर नॉट टीजीटी पीजीटी टीचर्स, वी आर टीजीटी पीजीटी एसोसिएट टीचर्स। और एसोसिएट टीचर की पद की डिमांड डीएससी ने करी, एचकेआर ने उनको भर दिया, बस बात इतनी सी है। तो हमारी जॉब को कंटिन्यू करना या हमें ज्वाइनिंग मिलना, ये एसोसिएट टीचिंग के पद की बदौलत है, ना कि रेगुलर टीचर्स का या गेस्ट टीचर्स का जो एमएस पोर्टल पे डाटा है, ना कि उसकी बदौलत। आपके ये जो वीडियो इस बात को सोच रहे हैं कि भाई एमएस पोर्टल पे 0 आपका कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप उनसे सवाल करो कि सर ठीक है आप कंटिन्यू मत करो, लेकिन जिस तरह से आप अपनी जागरूकता या चिंता दिखा रहे हो, तो क्या डिपार्टमेंट को नहीं पता कि एमएस पोर्टल पे 0 पोस्ट है एसएसटी वालों की? तो क्या डिपार्टमेंट इतने महीने तक, क्योंकि 8 अगस्त से लेके आज 17 मार्च हो गई, इतने महीने तक डिपार्टमेंट इन कर्मचारियों को, इतने सारे कर्मचारियों को, 310 कर्मचारियों को तनख्वाह देगा? नो। इतिहास उठा के देखो, जब जब टीचर सरप्लस हुए हैं उनको घर बैठाया गया है। गेस्ट टीचर को देख लो आप, आज से 5-6 साल पहले उनको बिठा दिया था घर पे सरप्लस टीचर्स को। लेटर जारी होता है डीएससी की तरफ से, उस लेटर के बेस पे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, रिलीव कर दिया जाता है। तो ये चीजें आप अपने डीडीओ के सामने रखो कि सर क्या जिस पद के लिए आप ये कह रहे हो कि आपका एक्सटेंशन नहीं होगा, वो कौन सा पद है? वो है टीजीटी एसएसटी। लेकिन हम टीजीटी एसोसिएट एसएसटी टीचर हैं, और हमारे लिए विशेष पद डीएससी की तरफ से बनाया गया है, और उस विशेष पद को एचकेआर ने अपने तरीके से भर दिया है, भरवा दिया गया है। तो आप एमएस पोर्टल से हमें क्यों कंपेयर कर रहे हो? भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। आप अपने डीडीओ को वो तथ्यपरक बातें बताया करो, उनके सामने रखा करो, आप अपने डीडीओ को समझाया करो। लेकिन समस्या में संगठन के लिए भी बन जाती है ये, आप अपनी छोटी सी बात अपने डीडीओ को नहीं रख पाते, और आप वही समस्या आप संगठन के प्रतिनिधियों के पास या मेरे पास दिन भर में न जाने 10 फोन करते हो, 20 फोन करते हो, इतने सारे मैसेज करते हो, हमारे सामने कैसे रख देते हो? आपकी समस्या का जो जड़ है, उस जड़ को पहचानो। वो तो आपका स्कूल, आपके स्कूल के डीडीओ हैं, तो क्यों उस जड़ को आप पैदा कर रहे हो? आप ही करोगे ना उसको, तो ठीक है, स्कूल लेवल पे तो आप ही करोगे ना काम। हम तो एक संगठन के प्रतिनिधि के तौर पे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट तक ही अप्रोच कर सकते हैं ना, आपके स्कूल में कैसे जाएंगे हम लोग? कृपया करके थोड़ा बहुत तो खुद भी कोशिश कर लीजिए, जागरूक बनिए। अच्छा, प्रमोद जी ने अब पूछा है, सर एचकेआर वाले टीचर्स की ट्रांसफर की संभावना कब तक है? एचकेआर वाले टीचर्स की ट्रांसफर की संभावना अप्रैल में ही है सर, क्योंकि नए सेशन की शुरुआत के बाद फिर नए स्कूल में मिड सेशन में टीचर्स की ट्रांसफर करना, चाहे वो एचकेआर वाले टीचर हैं चाहे रेगुलर टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट को भी, बच्चों को भी दिक्कत आती है, इस बात का डिपार्टमेंट को ही पता है। अप्रैल में ज्यादा संभावना है सर, लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा, आप ट्रांसफर को लेकर के इतने ज्यादा उत्सुक मत हो प्लीज। ये ट्रांसफर आपकी जॉब को नुकसान पहुंचा सकती है, रिस्क आपको लेना है, जिम्मेदार आप होगे। संगठन के ऊपर उंगली मत उठाना कि सर हमने तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया और हमारी पोस्ट पे तो आज रेगुलर टीचर आ गया। हम आपको ये सुझाव नहीं देते कि आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दीजिए, नो। मुकेश संगवान जी का कमेंट है, क्या इसका मतलब सर हम ट्रांसफर में पार्टिसिपेट ना ही करें तो सेफ रहेंगे? यस मैम, डेफिनेटली, ये तो हम सुझाव देते हैं आपको, अब मानना या ना मानना आपकी मर्जी, ठीक है। तो बजट की बात आपके सामने क्लियर कर दी, ट्रांसफर वाला मुद्दा आपको क्लियर कर दिया, एसएसटी और एक्सटेंशन वाला मुद्दा आपको क्लियर कर दिया, और सबसे फर्स्ट हमने जो आपको आज एफबी लाइव में बताया था
वो रिलीव्ड साथियों वाला मुद्दा, जो मुझे बहुत खुशी हुई आज। मैं यूँ कह सकता हूँ कि शायद मेरे पिछले 2 महीने की सबसे बड़ी खुशी है ये। मुझे अब पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी हमारे भाई बहन, हमारे शिक्षक साथी दोबारा से जॉब पे आने वाले हैं। उनके लिए डिपार्टमेंट अब वास्तव में ही वो कमर कस चुका है उनकी वापसी करवाने के लिए। ठीक है, तो शायद समस्त जरूरी मुद्दों को आज के एफबी लाइव के दौरान डिस्कस किया जा चुका है। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप साथी कमेंट करें, आपको मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा या अन्य संगठन प्रतिनिधि रिप्लाई कर देंगे। आज के एफबी लाइव से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, और भविष्य में जब भी जो भी एफबी लाइव किया जाएगा उससे आप ज्यादा से ज्यादा साथी में साथी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी जुड़े। और एक विशेष प्रार्थना मैं जरूर करना चाहूंगा एफबी लाइव के अंत में, सभी शिक्षक साथियों से एक विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपने दायरे में जितने भी एचकेआरएन वाले टीचर्स हैं, उन सभी टीचर्स को आपके इस कास एसोसिएशन अर्थात कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स, इस संगठन का आप उनसे जिक्र करें। अगर आपको संगठन के प्रति पूर्ण विश्वास है तो आप उनको संगठन से जोड़ें, विश्वास नहीं है तो आप नेगेटिविटी भी फैलाएं। ये बात भी मैं साथ में कर रहा हूँ कि भाई ऐसा संगठन है जो झूठ बोलता है, धोखा देता है वगैरह वगैरह, कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो आप वो भी फैलाएं। पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथियों को जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के एफबी लाइव सेशन को मैं एंड करता हूं। सभी साथियों को उनके आगामी भविष्य के लिए, उनकी जॉब के लिए ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं। जय हिंद।